दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो गई है, दोनों के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। लेकिन इस सीज़ फायर के बाद इजराइल और फ़लस्तीन दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आखिर इनमें से जीत किसकी हुई है, इजराइल की या फ़लस्तीन की, और अगर किसी की नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और अगर दोनों की हुई है तो क्यों हुई है, और अगर इसमें से किसी एक की हुई है तो क्यों हुई है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये लड़ाई टोटल 11 दिनों की लड़ाई थी। इसमें एक तरफ इजरायली फोर्सेस थी और दूसरी तरफ हमास और उसके साथ पैलेस्टाइनियन इस्लामिक जिहाद नाम की एक और तंजीम थी। तो कह सकते हैं इस तरफ दो और इस तरफ इजरायली फोर्सेस। तो इन दोनों का आपस में टकराव हुआ, 11 दिनों तक लड़ाई चली, फाइनली सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर के नतीजे में दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इससे पहले कि हम दोनों तरफ के लोगों की जीत हार की दास्तान बताएं, आइए आपको ये बता दें कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी और कब से हुई थी और इन दिनों में क्या क्या कुछ घटनाएं हुई, एक एक करके आइए आपके सामने रखते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 6 मई को उस वक्त होती है जब ईस्ट जेरूशलम में कुछ पैलेस्टाइनियन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था इजरायली सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, जिस फैसले के तहत इस शेख जर्रा इलाके में जो जेरूशलम के नेबरहुड में वाक़ है, उसमें 6 फ़लस्तीनी घरों को फोर्सफुली खाली कराने का फैसला आने वाला था। उसी पस मंज़र में पैलेस्टाइनियन ने ईस्ट जेरूशलम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके एक दिन बाद 17 मई को इजरायली पुलिस मस्जिद अल-अक्सा यानी टेम्पल माउंट में घुस गई और मस्जिद में रबर की गोलियां चलाई, ग्रेनेड दागे, बच्चों और औरतों को मारा पीटा और मस्जिद की बेहुरमती की। उसके जवाब में फ़लस्तीनी नौजवानों ने पथराव किया और तनाव बढ़ता चला गया। आखिरकार लैलतुल क़द्र यानी 10 मई को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी और मस्जिद अक्सा के एक हिस्से में यहूदियों ने आग लगा दी और उसको कट्टरपंथी यहूदी सेलिब्रेट करने लगे। इस हिंसा में तकरीबन 300 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी थे। और इसी प्रेशर में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग आने वाला था उसको 30 दिनों के लिए डिले कर दिया, यानी उसको ताख़ीर कर दी ताकि किसी तरीके से इस टेंशन को रिड्यूस किया जाए। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर मजम्मती बयानात यानी कंडम्स आने शुरू हो गए और हमास ने अल्टीमेटम दे दिया इजरायली फोर्सेस को कि वो ईस्ट जेरूशलम यानी टेम्पल माउंट को और शेख जर्रा इलाके को खाली कर दे, और अगर ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और जब ऐसा नहीं किया इजरायली फोर्सेस ने, तो हमास ने उनके खिलाफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए, और जब रॉकेट दागने शुरू कर दिए तो इस तरीके से इजरायली फोर्सेस और हमास दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए और बाज़ाब्ता दोनों जंग में कूद पड़े। इस दौरान इजराइल ने 16 मई को गजा में 950 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ये सभी या तो पूरी तरह तबाह हो गए या कुछ हिस्से तबाह हुए। 18 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तबाह हुई, 40 स्कूल्स तबाह हुए, 4 हॉस्पिटल्स भी तबाह हुए। इस दौरान अल-शती रिफ्यूजी कैंप जो था वो भी तबाह हो गया। इसके अलावा 19 मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इसराइली बमबारी में तबाह हो गए। इस तरह अगले रोज़ 17 मई को यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट लगाया कि गजा में इसराइल ने 94 बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें 461 घर यानी हाउसेस और कमर्शियल यूनिट्स थे। आपको यहाँ रुक करके यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और ये किस तरीके से पुलिस की तरह सबसे बाद में आता है जब पूरा हादसा हो जाता है। तब यूनाइटेड नेशन अक्सर मामलात में फेल रहा है। बड़े बड़े जितने हादसात हुए हैं जनरली फेल रहा है, चाहे वो 1995 का सरबर्निका का मैसेकर्स देख लीजिए। आपको याद होगा कि 1995 में सर्बिया की फ़ौज ने बोस्निया के लगभग 8,500 मुसलमानों को ऐसे कत्ल कर दिया था और यूनाइटेड नेशन खुली आंखों से देखता रह गया था, कुछ नहीं कर पाया था। आपको रवांडा का जेनोसाइड भी याद होगा, जिसमें से लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे और यहाँ तक कि वहाँ के प्रेसिडेंट भी मार दिए गए थे और यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पाया था। यानी इस तरह बड़े बड़े हादसे यूनाइटेड नेशन की नज़रों के सामने होते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, बाद में आता है। जिस तरह से पुलिस हादसे के बाद आती है, ऐसे यूनाइटेड नेशन भी हादसे के बाद आता है और घड़ियाली आंसू बहाता है और वो रोता है, पीटता है, चीखता है, चिल्लाता है और कहता है हाय क्या हो गया। तो बहरहाल यूनाइटेड नेशन बहुत ही सफाई और चालाकी के साथ ये सब काम करता है। मुझे यूनाइटेड नेशन की इस चालाकी पर कलीम आजिज़ का एक शेर याद आता है कि दामन पे कोई छींट है न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। इस तरह यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी आज से घेरे में नहीं है, बल्कि 1945 से जब से यूनाइटेड नेशन का क़याम हुआ है तभी से उसकी क्रेडिबिलिटी घेरे में है। और यूनाइटेड नेशन जो है वो अपने आप को दुनिया के सामने इस तरह पोर्ट्रे करती है कि मानो वो पूरी दुनिया का मसीहा हो। यानी उसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि एक आदमी को चोट लगी है और उस पर कोई मरहम लगा रहा हो, तो जाहिर सी बात है चोट मारने वाले को ख़राब कहा जाएगा, मरहम लगाने वाले को अच्छा कहा जाएगा। यूनाइटेड नेशन चोट भी लगाता है, मरहम भी लगाता है, लेकिन चोट चुपके से लगाता है, मरहम खुलेआम लगाता है। तो चुपके से वो लगाता है, वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन जो मरहम खुलेआम लगाता है वो पूरी दुनिया देखती है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी को बहुत आसानी के साथ लोग चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो दिखाता है कि हम मरहम लगा रहे हैं, लेकिन चोट भी उसी ने मारा है।
तो एक तरीके से उसी ने चोट भी मारा है, वही मरहम लगा रहा है, लेकिन चोट नहीं दिख रहा है, मरहम दिख रहा है। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन दुनिया के सामने बहुत अच्छा और मसीहा की तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। यूनाइटेड नेशन को कोसने के बाद आइए दोबारा से इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा 17 मई के बाद से अब 18 मई में इंटर करता है। आपको यहाँ रुक कर एक बात बता दें कि हमास ने 13 ही मई को सीज फायर का प्रपोजल दे दिया था, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया था। लेकिन क्योंकि इजराइल को अपनी और जारहियत करनी थी और ज़्यादा जुल्म और जबर करना था, तो उसने वो तमाम तांडव मचाया। फाइनली जब 18 मई आई तो 18 मई को इजिप्ट, फ्रांस और जॉर्डन ने यूनाइटेड नेशन में सीज फायर रेजोल्यूशन फाइल करने का ऐलान किया और फाइनली 21 मई को इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो गया, जिसको दोनों ही अपनी अपनी जीत के तौर पर देखते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि इस लड़ाई में दोनों अपने आप को जीता हुआ क्यों बता रहे हैं और सही मानों में इसमें किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। तो इसका जवाब अगर एक्सपर्ट्स की नज़र से देखें तो थोड़ी सी और मामूली सी जीत इजराइल की हुई है और बड़ी सी जीत पैलेस्टीनियंस की हुई है। पहले बात करते हैं इजराइल की कि उनकी जीत कैसे हुई है और थोड़ी सी जीत उनकी क्यों हुई है। तो बात दरअसल ये है कि इजराइल की इस जंग में ये कोशिश थी कि हमास को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दो कि उसकी कमर टूट जाए और 5 से 6 साल तक वो ठीक से खड़ा ना हो पाए, अपनी कमर सीधी करते रह जाए। यानी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा डैमेज कर दो, उसके स्कूल्स को तबाह कर दो, उसके हॉस्पिटल्स को तबाह कर दो, उसके और दूसरी बिल्डिंग्स को तबाह कर दो, उसको स्ट्रेटजिक मकामात को तबाह कर दो, ताकि वो 5-6 साल तक उसको रीबिल्ड करते रह जाएं दोबारा से, जब तक हम उनको दोबारा से जवाब देने की पोजीशन में आ जाएं। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना मकसद हासिल नहीं कर पाए, जैसा कि उन्होंने सीज फायर से जस्ट पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये कहा था कि वो उस वक्त तक सीज फायर नहीं करेंगे जब तक वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेंगे, और उसके बाद फौरन ही उनको जंगबंदी करनी पड़ गई। तो जाहिर सी बात है वो आलमी प्रेशर यानी इंटरनेशनल दबाव में वो इतना ज़्यादा थे कि उनको मजबूरन जंगबंदी करनी पड़ी, वरना उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई हो सकती थी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इजराइल ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं की जितना वो करना चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने डैमेज बहुत किया, डेंट बहुत पहुंचाया। इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल बताएंगे कि किस तरह का नुकसान हुआ है दोनों साइड्स। अब आइए बात करेंगे हमास के बारे में और ये बताएंगे कि दरअसल हमास ने इस जंग में बड़ी जीत क्यों हासिल की है। तो आपको बता दें कि 2014 के जंग के मुकाबले में हमास ने इस जंग को बहुत अच्छी तरीके से लड़ा है और अच्छा और टफ फाइट दिया है इजराइल को। आपको एक बात बता दें कि 2014 में लगभग 4 से 5 हज़ार मिसाइल दागे थे हमास ने इजराइल पर, ये लगभग 50 दिनों के दौरान। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 11 ही दिनों में 4000 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए। तो ये कह सकते हैं कि और ताकत के साथ, बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ उसने इजराइल पर अटैक किया है। वो और सी बात है कि इजराइल पे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है उनके रॉकेट्स का, लेकिन बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में उन्होंने रॉकेट फायर किया है। इसके अलावा हमास की जीत की एक वजह यह भी है कि इस बार मुस्लिम दुनिया का ध्यान हमास ने अपनी ओर ज़्यादा खींचा है। इससे पहले की लड़ाइयों में मुस्लिम दुनिया अपने में मस्त होती थी, हमास लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार बहुत ही कामयाबी के साथ मुस्लिम दुनिया की निगाहों को उन्होंने अपनी तरफ खींचा है और मुस्लिम दुनिया एक तरीके से यूनाइट हुई है हमास को लेकर के। और मुस्लिम दुनिया ने ये कोशिश की है कि हमास की मदद की जाए। कोशिश ज़रूर की है लेकिन मदद नहीं हो पाई है, वो अलग सी बात है। बहरहाल कोशिश रंग लाई है, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ा है, यहाँ तक कि अमेरिका पे भी प्रेशर पड़ा है। आपको बता दें कि इस बार हमास का साथ मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने भी दिया है। ये आपको जानकर ताज्जुब होगा क्योंकि अब्दुल फत्ताह जो सीसी, जो मिस्र के प्रेसिडेंट हैं, वो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते हैं। उसके बावजूद भी उनको हमास का साथ देना पड़ गया, ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। इसके अलावा इस लड़ाई में हमास की जीत का जो बड़ा फैक्टर रहा वो चीन और रूस का भी फैक्टर रहा है। चीन ने अमेरिका पर प्रेशर डालने की कोशिश की और ये कहा कि आप पैलेस्टाइनियंस के साथ जुल्म करते हुए आप देख रहे हैं, तो आप शिनजियांग के मुसलमानों के ताल्लुक से बात कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से अमेरिका प्रेशर में आ गया और वो इजराइल की बहुत ज़्यादा मदद इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको पता है कि एक तरफ चाइना जैसा जाइंट हमारे मुद्दे मुकाबिल खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि चाइना का फैक्टर बहुत कारगर साबित हुआ अमेरिका को दबाव में लाने के लिए। इसके अलावा अगर रूस की बात करें तो रूस ने इजरायली सफ़ीर को अपने यहाँ बुलाया और साफ साफ ये कह दिया कि पैलेस्टाइनियंस पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मारे जा चुके हैं। तो एक तरीके से इजराइल पर जो प्रेशर आया वो रूस का भी बड़ा प्रेशर आया। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार आलमी बिरादरी ने बहुत ज़्यादा इजराइल और अमेरिका का साथ नहीं दिया। आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन से खुद आवाज़ उठने लगी थी। उसकी कई वजूहात हैं। उसकी एक वजह यह है कि वहाँ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, खुद अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे थे और कई मुस्लिम मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं उन तमाम मानव अधिकार संगठनों पर प्रेशर डाल रहे थे और तमाम गवर्नमेंट्स पे, यानी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल कहते हैं,
उन पर भी प्रेशर डाल रहे थे। तो उस प्रेशर के नतीजे में वो बहुत ज़्यादा ना ही अमेरिका का साथ दे रहे थे और ना ही इजराइल का साथ दे पा रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा जो हमास की जीत में की फैक्टर निकल के आया वो सोशल मीडिया का किरदार था। आपको बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया 2014 और उससे पहले की लड़ाइयों में इतना बड़ा अहम किरदार उसने नहीं अदा किया था, लेकिन इस बार उसका किरदार बड़ा अहम हो गया था। क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि इजराइल ने बमबारी करके अल जज़ीरा के दफ्तर को उड़ा दिया था, साथ ही साथ एसोसिएटेड प्रेस के दफ्तर को भी उड़ा दिया था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव था कि वो ऐसी ऐसी फुटेज और ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि लोगों को विचलित कर रही थी। यानी छोटे छोटे बच्चों की कटी फटी लाशें सामने आ रही थी, तो वो मलबे से जो निकल रही थी, तो ये देख करके मानवाधिकार संगठनों के दिल दहल रहे थे। दिल दहल रहे थे क्या मतलब, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे समझा जाए। तो कुल मिलाकर के ये जो सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में हंगामा मचाया, और ख़ास तौर से एक जो बच्ची का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, उसने कहा था मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो इसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मजबूर कर दिया कि वो भी इस तरह की खबरें चलाएं। आखिरकार ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का किरदार इतना ज़्यादा अहम था हमास की इस जीत में कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बातें थी जो ये बताती थी कि हमास की जीत इजराइल की जीत से ज़्यादा अहम थी और ज़्यादा बड़ी थी। बहरहाल ये तो जीत और हार की बात हो गई। अब ये बात करने वाले हैं कि दरअसल नुकसान कितना ज़्यादा हुआ। तो जितना नुकसान होना था वो तो हो गया और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। आइए डिटेल देखते हैं। अगर गाज़ा वार 2021 के नुकसान की बात करें, सबसे पहले हम पैलेस्टाइनियंस की बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई चली है वो 11 दिनों की लड़ाई चली है, जिसमें कुल मिलाकर के 243 सिविलियन और मिलिटेंट्स फ़लस्तीन के मारे गए हैं, यानी 243। और अगर उसमें से बात करें तो सिविलियंस कितने मारे गए हैं, 230, और 65 चिल्ड्रन यानी बच्चे मारे गए हैं, 39 औरतें हैं, और 1710 लोग टोटल ज़ख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं फ़लस्तीन में। और सबसे बड़ा जो आंकड़ा है और बहुत तकलीफदेह आंकड़ा ये है कि 72,000 लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ये बहुत चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि फ़लस्तीन का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो इजराइल में कुल 12 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 11 सिविलियन हैं, इसमें से एक सोल्जर है, तो 12 लोग मारे गए। और उसमें सारे के सारे लोग इजराइल के नहीं थे। इसमें अगर बात करें तो एक इंडियन और 2 थाईलैंड के। तो एक इंडियन वो नर्स जो मारी गई थी और 2 थाईलैंड के लोग थे। और कुल मिलाकर के अगर इजराइल की बात करें तो 114 लोग यहाँ घायल हुए हैं। अब सवाल है कि इसमें किसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसको कम नुकसान हुआ है। तो सीधा सीधा जवाब ये है कि जैसा कि देखने से लगता है कि पैलेस्टीनियन को नुकसान ज़्यादा हुआ है, इजरायलीज़ को कम हुआ है। लेकिन जो पैलेस्टीनियन को नुकसान ज़्यादा हुआ है, अगर उनकी स्ट्रैटेजिक जीत को देख लीजिए तो ये नुकसान कम लगता है उनके जीत के मुकाबले में। यही नहीं, इजरायलीज़ को भी नुकसान हुआ है। इजराइल के अंदर एक सिविल वॉर की कंडीशन हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि इजरायली गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था सीज़ फायर के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो सिविलियंस थे वो यहूदी और मुसलमान आपस में लड़ पड़े थे। इससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था कि अंदर यानी वेस्ट बैंक और दूसरे एरियाज़ में रहने वाले, तेल अवीव और दूसरे एरियाज़ में रहने वाले अरब मुसलमान और यहूदी आपस में गुत्थम गुत्था हुए हों। लेकिन इस बार ये कुछ ज़्यादा ही तीव्रता के साथ एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए हैं। तो ये सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हो गई थी। यही वजह है ये प्रेशराइज़ किया था इजरायली गवर्नमेंट को कि वो सीज़ फायर करें, वरना ये सब चीज़ें क्या कुछ होने जा रही हैं सड़कों पर। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जो नुकसान हुआ है वो पॉलिटिकली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। दरअसल बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं वो फ़िलहाल अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। 6 महीने के बाद वहाँ चुनाव होना है, और 6 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो इनको ये उम्मीद थी कि हम इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं कि यहूदी कौम नेशनलिस्ट बन करके यानी राष्ट्रवाद के भावना के साथ हमें वोट दे दें और अक्सरियत के साथ हमको जिता दें। लेकिन चूंकि वहाँ जिस तरीके से सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हो गई, इजराइल में पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो इस तरीके से इजराइल में यानी आम लोगों में गुस्सा पैदा हो गया बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के, और बेंजामिन नेतन्याहू जो चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जब वो 6 महीने के बाद दोबारा से मैदान में जाएंगे तो उनको जो उम्मीद थी कि वो राष्ट्रवाद का वोट उनको मिल जाएगा, वो शायद मिलने वाला नहीं है। इस एतबार से कहा जा सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को पॉलिटिकली नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब आखिर में अहम बात यह है कि सीज़ फायर हो गया है। ऐसे में हमास के लिए एक थोड़ी सी राहत की बात तो ज़रूर है, लेकिन हमास के लिए राहत की बात परमानेंटली तब होगी जब इन दिनों में, जब तक सीज़ फायर है और लड़ाई नहीं हो रही है, तब तक जो आलमी ताकतें हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम ताकतें, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, तुर्की की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें और ईरान की बात करें, ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं
अगर ये जो जिस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान ने, तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो प्रपोज़ल दिया था इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का और वहाँ पर ला करके वो एग्जीक्यूट कर देंगे, वहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे, तो अब वो देखने वाली बात ये है कि इन दिनों में क्या वो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स बना पाएंगे। अगर वो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स इन दिनों में बना पाते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर उनके लिए परमानेंट राहत की बात हो जाएगी हमास के लिए। लेकिन अगर इसमें वो नाकामी हुई, फिर लोग सुस्त पड़ गए, ढीले पड़ गए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो जीत है ये टेम्परेरी आर्जी जीत है, ये इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। इजराइल दोबारा से और एग्रेसिव होकर के उन पर बमबारी करेगा और इस बार उनकी कमर तोड़ के रख देगा, क्योंकि उसको पता हो गया कि अगर अब नहीं कर पाए हैं तो फिर दोबारा भी नहीं कर पाएंगे कुछ। तो उम्मीद है कि इस बार मुस्लिम दुनिया होश के नाखून लेगी और जुल्म और जबर का मजबूती से मुकाबला करेगी।